हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम बर्न्स और स्कॉल्स यानी कि किसी भी किस्म की जलने की या बर्न इंजरी में किस किस्म की फर्स्ट एड घर पे हम दे सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि बर्न इंजरीज होती क्या हैं और किन किन कारणों से आम तौर पर हम लोगों में इस किस्म की चोटें देखते हैं। बर्न्स और स्कार्स जो हैं वो बेसिकली टाइप ऑफ हीट के आधार पर अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्न्स जो हैं वो ड्राई हीट से जलने से होने वाली चोटों को कहा जाता है और स्कार्स या स्कॉल्ड्स जो हैं वो मॉइस्ट हीट से जो भी हमें चोट लग सकती हैं उनको हम कहते हैं। जहाँ तक ड्राई हीट की बात है तो ड्राई हीट बेसिकली आप जलती हुई आग या किसी केमिकल के कांटेक्ट में आए तब बर्न इंजरीज कहलाई जाती हैं। और यदि आप किसी भाप बहुत ही तीव्र तापमान वाली भाप के संपर्क में आए या फिर कोई गर्म लिक्विड आपके त्वचा पर आपके शरीर पर गिर जाए तो उससे होने वाली इंजरी को हम कहते हैं स्कॉल्ड्स। बर्न्स और स्कॉल्ड्स बेसिकली टाइप ऑफ हीट के आधार पर डिफर करते हैं। एज फार एज कॉजेज आर कंसर्न्ड, घर के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें जलने का खतरा रहता है। आमतौर पर यह किचन इंजरीज हो सकती हैं जहां एक गरम पतीले को हाथ लगा लेना, माइक्रोवेव से, पैन के हैंडल से, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, या फिर आप किसी रॉ या फिर नेकेड वायर को छू लें। इसके अलावा आप किसी आग के संपर्क में आ जाएं, अचानक घर में आग की स्थिति पैदा हो जाए। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में हो या फिर बहुत ज़्यादा केमिकल एसिडिक केमिकल के या बहुत ज़्यादा तीव्र एल्केलाइन केमिकल्स यानी क्षारीय और अम्लीय दोनों किस्म के केमिकल्स के संपर्क में अगर आप आते हैं, एक्सट्रीम केमिकल्स के संपर्क में आते हैं, तो इन सारी चीज़ों से आपको बर्न इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं घर के अंदर। दीज आर दी मोस्ट कॉमन कॉजेज। आप स्वयं भी घर में बैठे अगर आसपास अपनी निगाह दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बर्न इंजरीज जो है वो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हो सकती है, जिनसे हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। फिर चाहे वो गर्म तेल हो, गर्म पानी हो, गैस की आग हो, गर्म पतीला हो, कोई वायर हो, कोई शॉर्ट सर्किट हो, ऐसे n नंबर ऑफ कॉजेज हमारे आसपास हैं जिनसे हमें सावधान रहने की आवश्यकता होती है, जो घर में बर्न इंजरीज को कॉज कर सकते हैं। क्या करें? दिस इज वेयर वी कम टू द फर्स्ट एड पार्ट कि हमें क्या करना चाहिए। इसको समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी होता है कि बर्न्स बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न्स, सेकेंड डिग्री बर्न्स और थर्ड डिग्री बर्न्स। ये जो है चोट की जटिलता, कॉम्प्लिकेशन या सिवियरिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी जलने की चोट को किस श्रेणी में रखा जाता है। फर्स्ट डिग्री बर्न्स को माइनर बर्न्स माना जाता है। आमतौर पर घर पे अगर हल्का सा तेल उछल जाए या गर्म पानी के हाथ के नीचे हाथ आ जाए या फिर कोई गर्म पतीला आपने पकड़ लिया तो वो माइनर बर्न्स होते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न्स होता है जिसके अंदर आपकी त्वचा जो है वो हल्की लाल हो जाती है, स्वेलिंग, वहां पर सूजन देखी जाती है और पेन होता है। ये 3 चीजें फर्स्ट डिग्री बर्न्स में पाई जाती हैं। सेकेंड डिग्री बर्न्स में अगर फफोले पड़ते हैं तो वो सेकेंड डिग्री बर्न्स कहलाते हैं। इफ देर आर एनी ब्लिस्टर्स यानी फफोले अगर बन गए हैं जिनमें लिक्विड भर चुका है, स्वेलिंग है, बहुत तीव्र रूप से जलन और पेन हो रहा है, तो हम उसे सेकेंड डिग्री बर्न्स कहते हैं। थर्ड डिग्री बर्न्स काफी गंभीर चोटों की श्रेणी में आता है जिसके अंदर ऊपर के आपके सारे टिश्यूज, त्वचा डैमेज हो जाती है और इस केस में परमानेंट टिश्यू डैमेज का खतरा, इन्फेक्शन का खतरा, हाइपोथर्मिया का खतरा, ऐसे बहुत सारे खतरे जो हैं वो आ सकते हैं, वो जानलेवा भी हो सकता है।
तो हमें जब ये पता चल जाए कि कौन से किस्म का बर्न व्यक्ति सफ़र कर रहा है, उस आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आमतौर पर घर पर हम फर्स्ट डिग्री और कुछ हद तक सेकेंड डिग्री बर्न्स को ट्रीट या फर्स्ट एड देते हैं। थर्ड डिग्री बर्न्स पे हमें बाय डिफॉल्ट हॉस्पिटल की सेवा, मेडिकल सर्विसेज को अवेल करना चाहिए। क्या करें इसको समझने के लिए, या फर्स्ट एड कैसे करे जाए इसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि ये जलने से लगने वाली चोट है, तो हमें जल्दी से जल्दी उस एरिया पे जहाँ पर जलने से चोट लगी है उसकी जलन को कम करना है। इसके लिए हम ये ध्यान रखते हैं कि जो भी चोटिल हिस्सा है शरीर का, उसको ठंडे बहते पानी नल के नीचे, जिसमें धार बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं हो, सौम्य धार हो, उस धार के नीचे बहते पानी में जो है चालू पानी के नीचे हाथ को 10 से 15 मिनट तक रखा जाए। चोटिल एरिया को 10 से 15 मिनट के लिए उस ठंडे पानी में रखा जाए। यदि ऐसा कोई एरिया है या जहां आपके पास बहता नल का पानी नहीं है, तो आप किसी बोल में, बकेट में, बड़े बर्तन में पानी को भर के और उसके अंदर अपने चोटिल हिस्से को डुबा के भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इस चोटिल हिस्से को ठंडे पानी के संपर्क में ना रखें, वरना हाइपोथर्मिया यानी शरीर की तापमान में अचानक गिरावट से आने वाली समस्याओं का भी खतरा बढ़ जाता है। 10 से 15 मिनट तक अपने चोटिल हिस्से को, जले हुए हिस्से को ठंडे पानी के नीचे रखें या फिर ठंडे पानी में डुबाएं। अगर उसको डुबाना मुश्किल है, ठंडे पानी के नीचे रखना मुश्किल है, जैसे कि अगर चेहरे की चोट है या ऐसा कोई हिस्सा है जिसको आप ऐसे बाहर नहीं रख सकते, तो आप एक साफ सुथरे कपड़े, कॉटन के कपड़े, इस समय ध्यान रखें किसी भी किस्म के नायलॉन या सिंथेटिक कपड़े का उपयोग ना करें। कॉटन के कपड़े को ठंडे पानी में डुबाकर और उसे जो है चोटिल हिस्से पर कंप्रेस की तरह उसे ठंडे कपड़े को दबाएं। बहुत जोर से नहीं दबाना है। यू हैव टू जस्ट माइल्डली dab the area with a cold tea cloth or a cotton cloth. ध्यान रखें कि इससे चोटिल एरिया को रगड़ना नहीं है। आपको सिर्फ उस जो ठंडा कपड़ा है उसको टच करना है आपके चोटिल एरिया को। इससे क्या होगा कि जो टिश्यूज जो अभी जलन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वहाँ का तापमान थोड़ा नॉर्मलाइज होगा और आगे भी उस जलन से होने वाला डैमेज जो है वो रुक जाएगा। अगर बहुत बड़े एरिया पर जलन है, जलने की चोटें हैं, तो सबसे पहले रिंग्स, ब्रेसलेट्स, जूते, टाइट फिटिंग कपड़े आदि को इंजरी या चोटिल हिस्से से हटा दें, ताकि जब स्वेलिंग हो तो उसके बाद उसे हटाने में जो समस्या आएगी उससे आप बच सकेंगे। जो सुपरफिशियल बर्न्स होते हैं यानी फर्स्ट डिग्री बर्न्स होते हैं, जिसमें अभी अंदरूनी चोटें नहीं हैं, सिर्फ बाहरी त्वचा को ही लाल हुआ है, स्वेलिंग है और हल्का पेन है, तो उसको आप ड्रेसिंग से कवर कर सकते हैं। इस समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप फ्लफी कॉटन यानी जो गद्देदार कॉटन है उसको उपयोग ना करें, वरना उसके जो छोटे छोटे हिस्से हैं, कण हैं, धागे हैं, रोए हैं, वो सब आपके चोटिल एरिया पर चिपक जाएंगे। इस समय आप कोशिश करें कि स्टेराइल गॉज का उपयोग करें। जो पट्टी हमारे घर में अवेलेबल होती है, कॉटन की पट्टी जो अवेलेबल होती है, उससे उस एरिया को कवर करें, उसको जो है उसको ढकें और ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा टाइट तरीके से उस एरिया को आप कवर ना करें, वरना वहाँ पे ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आ सकती है। यदि बहुत ज़्यादा बड़े हिस्से में चोट लगी है, जलने से चोट हो रही है, तो एक बड़ी चद्दर या फिर टॉवल जो कि फ्लफी ना हो, जिसमें छोटे छोटे रोए ना हो, वैसे कपड़े से आप उस चोटिल एरिया को कवर कर सकते हैं। बड़े एरिया में चोट लगने पर तुरंत डॉक्टर या एम्बुलेंस को बुलाएं। इसके अलावा हमें चोट
कितने एरिया में और कब जाकर हमें डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए, इस पर निर्भर करता है कि अगर एक पोस्ट स्टेज स्टैम्प यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच से ज़्यादा अगर एरिया में आपके जलने से चोट लगी है तो आपको आवश्यक तौर पर डॉक्टर की सेवाएं लेनी चाहिए। 3 इंच से ज़्यादा अगर एरिया आपका जला है शरीर का तो उसे आप डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। इसके साथ ही कभी भी आइस का इस्तेमाल सीधे जो है चोटिल एरिया पर ना करें। आप एक टॉवल में लपेट के आइस को थोड़े थोड़े टाइम से उस एरिया पर डैब कर सकते हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। इन्फेक्शन से बचने के लिए हमेशा जले हुए टिश्यू के ऊपर किसी किस्म का गॉज अवश्य लगाएं ताकि किसी भी किस्म का संक्रमण जो है वो फैले ना। और जो भी व्यक्ति चोटिल है उसको हमेशा मानसिक रूप से नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें। यदि बच्चा जलने से चोटिल हुआ है तो उसको बिना उसके चोट को परेशान किए उसे हमेशा सबसे पहले नॉर्मलाइज करें और घबराने से रोकें। अब जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। कई बारी बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां होती हैं कि हल्दी लगा दें या फिर आइस मल लें या फिर कोई घर पे कोई डिसइंफेक्टेंट पाउडर है वो डाल दें, कोई दवाई लगा दें। इन सारी चीज़ों को हमें बिना डॉक्टरीय सेवा के नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप अगर घर में बहुत ज़्यादा आग जलन का खतरा है तो सबसे पहले खुद को सेफ करें। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो उसको ठीक करें, ग्लव्स पहने, अपने आप को आग से दूर करें और फिर जो चोटिल व्यक्ति है उसकी फर्स्ट एड का कोशिश करें। देन किसी भी किस्म का कोई टूथपेस्ट, ऑयल, हल्दी, कोई कॉटन जो है वो लगाने की कोशिश ना करें। इससे संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आगे जाके डॉक्टर का काम भी मुश्किल हो जाता है। आइस सीधा कभी भी चोटिल एरिया पर ना लगाएं, इससे व्यक्ति को और भी ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि हमने कहा 15 मिनट से ज़्यादा चोटिल एरिया को पानी के नीचे ना रखें, इससे हाइपोथर्मिया यानी शरीर के तापमान में अचानक गिरावट की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। ब्लिस्टर्स यानी फफोलों को ना छेड़ें, उनके फूटने से, उनके चोटिल होने से और भी ज़्यादा संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ जाता है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है जिससे चोट को हील होने में लंबा समय लगता है। डू नॉट अप्लाई एनी मटीरियल डायरेक्टली टू द वुंड। किसी भी मटीरियल को, कोई कॉटन का मटीरियल आप ऐसे ही सीधे खुले 3rd डिग्री बर्न्स पे आप अप्लाई नहीं करें, इससे भी इन्फेक्शन और तकलीफ का खतरा बढ़ेगा। और किसी भी बिना मेडिकल अटेंशन के व्यक्ति को किसी भी किस्म की दवाई, किसी भी किस्म की ट्यूब, ऑइंटमेंट लगाने से हमेशा बचना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि आपको जो पीड़ित व्यक्ति है, जो रोगी है, जिसको जलन से चोट लगी है, उसके कपड़ों को ज़्यादा छेड़ना नहीं है। यदि बस ये इंश्योर करना है कि वो जो है ऐसी किसी भी चीज़ के संपर्क में ना हो जो अभी भी जिसमें जो है आग और फर्दर चोटिल करने की संभावना जो है व्यक्ति को बढ़े। यानी वो आग के कांटेक्ट में नहीं हो, स्मोक के कांटेक्ट में नहीं हो, यदि केमिकल से कोई जलन हुई है तो उस केमिकल के भी कांटेक्ट में नहीं हो। इससे ज़्यादा आपको उस व्यक्ति के कपड़ों को, उसकी स्टेट को नहीं छेड़ना है। So that is all about first aid in burns and scalds. आपको burns and scalds के बीच में आज हमने अंतर बताया है, किस तरीके से moist और dry heat के आधार पर हम चोट को burns कहेंगे या scalds कहेंगे। कारण हमने देखे कि किन किन कारणों से हम आमतौर पर घर में इन चोटों से ग्रसित हो सकते हैं और किस तरीके से हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। फिर किस तरीके से हम जनरल ट्रीटमेंट फर्स्ट एड कर सकते हैं, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि फर्दर डैमेज उस व्यक्ति को ना हो, किस तरीके से हम उसकी तकलीफ को कम कर सकते हैं और इन्फेक्शन से बच सकते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि हमें क्या नहीं करना है, कि हमें खुद डॉक्टर नहीं बनना है, हमें डॉक्टरी सलाह का इंतज़ार करना है। सबसे पहले अगर बहुत ज़्यादा चोट लगी है तो सीधा डॉक्टर के पास ले जाना है और व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना है फर्दर किसी डैमेज के साथ। So that is all for today's class. Thank you all very much. Do
go through some very good videos that are already available on the internet, which will also tell you how to do first aid and will enhance your knowledge.